सो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के चैप्टर 1342 से 1346 तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और आपके डिमांड पे ये स्टोरी कंटिन्यू होगी। अगर 1K व्यूज आते हैं तो तुरंत आगे की स्टोरी अपलोड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। उस मोमेंट पर ऑड्री के दिमाग में एक चिलिंग रियलाइजेशन आती है। उसे लगता है कि जो फेट का अरेंजमेंट था वो शायद उसे हार्टलॉक भेजने के लिए नहीं था ताकि वो ड्रैगन वर्शिप कस्टम्स इन्वेस्टिगेट करे, बल्कि असली पर्पस ये था कि ऑड्री को धीरे धीरे ये महसूस कराया जाए कि कुछ गलत हो रहा है। इसी कंफ्यूजन और इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसने हार्टलॉक के आसपास अपनी वर्चुअल पर्सोना का यूज किया ताकि बिना उन्हें रियलाइज कराए अपने दोनों भाइयों को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करके उनका डिसीजन बदल सके। लेकिन इसी प्रोसेस में उसकी कॉन्शियसनेस का एक स्पेशल कनेक्शन लाइफ सीड से जुड़ गया, जो डायरेक्टली माइंड ड्रैगन की नजर में आ गया और इसी तरह उसने उसे अट्रैक्ट कर लिया। चाहे ऑड्री खुद इस पूरे सेटअप का हिस्सा थी, फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा फियर और ऑ पैदा हो गया। ऐसा रिजल्ट अचीव करने के लिए किसी को लोगों के रिएक्शंस पर एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। हर इंसान का रिस्पॉन्स कैसे होगा ये पहले से कैलकुलेट किया गया था। ये बात सोचकर ही ऑड्री के दिल की गहराइयों में डर बैठ गया। आखिर वो खुद एक सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर थी और फिर भी उसे लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। उसकी सारी विशेस पूरी हो रही थी, इसीलिए वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं हुई। तभी माइंड ड्रैगन अपने बड़े बड़े पंख समेट लेता है और नीचे ब्लू क्लॉक पहने ऑड्री को देखता है। वो कहता है कि ये जगह एक ड्रीम मेज है, कई दिमागों से बना हुआ एक सपनों का जाल। यहाँ तक कि अगर कोई खुद ट्रैप सेट करने वाला भी आए तो उसे भी इस रूम तक पहुँचने में टाइम लगेगा, और वैसे भी वो ज़्यादा देर यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये क्लियरली दिखाता है कि वो ट्रैप से कॉशियस था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए रिस्क लेना वर्थ होता है। ऑड्री के दिमाग में थॉट्स फ्लैश होते हैं। ड्रीम मेज शायद किसी ड्रीम वीवर की बियॉन्डर पावर हो, या फिर उससे भी आगे का कोई इवॉल्व्ड फॉर्म। लेकिन वो अपने इमोशंस कंट्रोल करके कामली पूछती है कि वो क्या जानना चाहता है। तब वो जाइगैंटिक ग्रेश वाइट ड्रैगन अपनी आइडेंटिटी बताता है, एरियहॉग, जो 3 बचे हुए एंशिएंट ड्रैगन्स में से एक है। मतलब वो सेकेंड इपॉक का सर्वाइवर है, जबकि आज के टाइम में जो ड्रैगन्स नोन है वो सिर्फ एंशिएंट गॉड्स के एरा के डिसेंडेंट्स हैं। ऑड्री सिर्फ हल्का सा नॉट करती है और उसे इंटरप्ट नहीं करती। उसके पीछे एक वुडन डोर खड़ा होता है जो बिना किसी सपोर्ट के ब्लूइश ब्लैक घास से भरे प्लेन्स में सीधा खड़ा है, बिल्कुल अननेचुरल और ईरी। एरियहॉग टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा पूछ लेता है, लाइव सीड तुमने कहाँ देखा? ऑड्री पहले से प्रिपेयर्ड होती है और ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसने लाइव सीड एक बुक में देखा था जिसका नाम था ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स, जिसे र्यूमर के मुताबिक खुद ड्रैगन किंग एंक्वेल्ट ने बनाया था। एरियहॉग इस नाम से बिल्कुल अनफेमिलियर होता है और क्यूरियोसिटी से पूछता है कि वो बुक किस टाइप की है। ऑड्री एक्सप्लेन करती है कि वो एक ऐसी बुक है जिसमें एक ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड छुपा हुआ है। जो लोग रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं या अपना खून ऑफर करते हैं वो बुक के अंदर खींच लिए जाते हैं और उस वर्ल्ड में रह सकते हैं। ये सुनकर एरियहॉग 2 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या उस बुक के वर्ल्ड में कलेक्टिव सबकॉन्शियस का समुंदर है। ऑड्री बिना हेजिटेशन के कंफर्म करती है और कहती है कि सिटी ऑफ मिरेकल्स, लाइफ सीड, उसने उसी कलेक्टिव सबकॉन्शियस के डीप अंदर देखा था। ये सुनते ही एरियहॉग की सांसें तेज हो जाती हैं। वो पूछता है कि ऑड्री ने लाइफ सीड में एग्जैक्टली क्या देखा। ऑड्री याद करके बताती है कि वहां जॉइंट पिलर्स और मेजेस्टिक पैलेसेस से भरा एक शहर था। साथ ही वो ड्रैगन किंग के रेजिडेंस के अंदर भी गई थी, एक ऐसी जगह जहां हर लिविंग बीइंग के इनर थॉट्स सराउंडिंग्स में एको करते हैं। उस जगह को ऑड्री ने हॉल ऑफ ट्रुथ नाम दिया। हॉल के एंड में ड्रैगन किंग के थ्रोन के पीछे एक एंशिएंट और मिस्टीरियस ब्रॉन्ज डोर था, जिसके पीछे क्या सील्ड है ये उसे नहीं पता। बस इतना श्योर था कि वो जगह बहुत डेंजरस है, इसीलिए उसने पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये सब सच था, बस उसने मिस्टर वर्ल्ड और मिस्टर स्टार के साथ की गई स्पेक्यूलेशंस मेंशन नहीं की। इसके बाद एरियहॉग पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। उसका बड़ा सा सिर धीरे धीरे नीचे झुकने लगता है, जैसे वो 100 मीटर ऊंचे पिलर से गिरने वाला हो। ये सीन इतना बिजार होता है कि ऑड्री टेंस हो जाती है। जैसे ही वो कुछ पूछने वाली होती है, एरियहॉग अचानक अपना सिर उठा लेता है। उसकी आंखों के गोल्डन वर्टिकल प्यूपिल्स और ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं और विल्डरनेस में उसकी आवाज गूंजती है, लाइफ सीड।
एक लो थंडर के साथ एरी हॉग के पीछे छुपी हुई चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। सीन ब्राइट होता है और जायंट स्टोन पिलर्स और एंशिएंट पैलेसेस के आउटलाइंस दिखने लगते हैं। बिल्कुल वही ग्रेश व्हाइट स्ट्रक्चर्स जो ऑड्री ने डिस्क्राइब किए थे। ये बिल्कुल सिटी ऑफ मिरेकल्स लाइव सीट जैसा ही था। तब ऑड्री को रियलाइज होता है कि एरी हॉग खुद उस शहर के सबसे थिक और टॉलेस्ट पिलर के ऊपर बैठा हुआ था। इसी मोमेंट पर ऑड्री को एरी हॉग में एक सटल चेंज महसूस होता है। उसकी ग्रीन आईज इधर उधर मूव करती हैं और पीछे से मेटल हैंडल घूमने की आवाज आती है। वो बिना घबराए धीरे से साइड में मुड़ती है और देखती है कि वो वुडन डोर खुल रहा है। डोर के पीछे एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर होता है, एक बड़ा सा सफेद रैबिट जो सीधा चल रहा था, जिसके कान हिल रहे थे। उसी वक्त ग्रे फॉग के ऊपर एक एंशिएंट पैलेस में द फूल अपनी सीट पर बैठा जस्टिस के क्रिम्सन स्टार को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। स्टोरी फिर अचानक शिफ्ट होती है बैकलैंड वेस्ट बरो 9 बेलोटो स्ट्रीट पर। यहाँ वेंडल जैसे जैसे 2 हफ्ते के एंड के पास आ रहा था, उसकी इंसोम्निया बढ़ती जा रही थी। उसे सोने के लिए मेडिसिन्स लेनी पड़ रही थी और उठने के बाद भी वो रेस्टलेस और एंग्शियस रहता था। खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बस जो कलीग्स भेजते थे वही जबरदस्ती खाता। उसे नहीं पता ट्रायल के दिन क्या होगा या उसके बॉडी में कोई इररिवर्सिबल चेंज आ जाएगा या नहीं। ये अननोन का डर उसे अंदर से घुटने पर मजबूर कर रहा था। कभी कभी वेंडल सोचता है कि शायद यूटोपिया लौटने का अपोज करना गलत डिसीजन था। उसके लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर वो चुपचाप यूटोपिया जाकर कोर्ट में टेस्टिफाई कर लेता तो शायद सेफली निकल भी सकता था। अब तक उसे ये सुनने को नहीं मिला कि यूटोपिया की वजह से कोई मर गया या पागल हो गया। वहां के लोग थोड़े बिजार थे लेकिन फ्रेंडली भी थे। जितना वो सोचता उतना ही उसे लगता कि डेंजर फेस करना ज्यादा कंफर्टेबल था। हाँ, MI9 की प्रोटेक्शन पर उसे भरोसा था, लेकिन अगर सब फेल हो जाए तो वो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से मिलने का भी सोच लेता। एक गहरी सांस लेकर वो चेयर पर बैठता है और टाइम पास के लिए एक नॉवेल उठाता है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि वो स्टोरी में घुस ही नहीं पाता। आखिर में वो बुक बंद करके आंखें बंद करके नैप लेने की कोशिश करता है। हाफ स्लीप में उसे लगता है कि वो फिर से यूटोपिया के कोर्ट में है, लेकिन इस बार विटनेस नहीं बल्कि ऑडियंस मेंबर के रूप में। जज ट्रेसी को सेल्फ डिफेंस के लिए इनसफिशिएंट एविडेंस बोलकर क्रिमिनल कोर्ट ट्रांसफर कर देता है। ट्रेसी की मिजरेबल स्माइल और आंसू देखकर वेंडल की नींद टूट जाती है। वो चुपचाप वॉल लैंप को देखता रहता है। उसे लगता है कि अगर प्रॉब्लम यूटोपिया है, रेजिडेंस नहीं, तो शायद उसका भागना किसी इनोसेंट को मरने के लिए छोड़ देना हो। उसका रिजॉल्व थोड़ा हिलता है, लेकिन दिल का डर अभी भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। मूड लाइटन करने के लिए वो MI9 हेडक्वार्टर्स में घूमने निकल लेता है। तभी वो कलीग्स को यूटोपियन केस डिस्कस करते सुनता है। कैसे एक कैरेज ड्राइवर सिर्फ 2 टर्न्स के बाद एक अनफेमिलियर जगह पहुंच गया। ये सुनकर वेंडल के फोरहेड की वेन्स थ्रॉब करने लगती हैं। उसे लगता है कि MI9 हेडक्वार्टर्स में भी वो सेफ नहीं है। अगर वॉशरूम का डोर खोलते ही वो इरिस होटल पहुंच गया तो? इस एक्सट्रीम पैनिक में वो वापस रूम में आता है, यूटोपियन कोर्ट का सबीना निकालता है और वॉशरूम में जाकर डर के साथ बोलता है कि वो कोर्ट में टेस्टिफाई करने को तैयार है। जैसे ही वो बाथरूम डोर का हैंडल घुमाता है, एक ब्लैक रैवन वेंटिलेशन होल से अंदर आकर कोने में बैठ जाता है। डोर खुलते ही उसका फेमिलियर बेडरूम गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बिल्कुल अनफेमिलियर लॉबी होती है। जैसे ही वेंडल ने बाहर का सीन देखा, उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, मैं सच में यूटोपिया वापस आ गया हूं। अजीब बात यह थी कि इस रियलाइजेशन के साथ उसे डर नहीं बल्कि एक स्ट्रेंज सी रिलीफ और ईज फील हुई। उसके दिल से सारी कंफ्यूजन हट चुकी थी और अब उसे अपने कोर्ट में टेस्टिफाई करने के डिसीजन पर बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा। ये बात याद रखनी जरूरी थी कि वो MI9 हेडक्वार्टर्स के वॉशरूम में था, एक ऐसी जगह जहां पूरी तरह आर्म्ड आर्मी भी घुस नहीं सकती। फिर भी वो यहां से यूटोपिया आ गया था। ये सोचकर ही उसने धीरे से सांस छोड़ी और लॉबी के एंट्रेंस की तरफ चल दिया। उसके पीछे वॉशरूम के एक ऐसे कोने में जहां कोई ध्यान नहीं देता, एक पिच ब्लैक रेवन था। वो धीरे धीरे शैडो जैसी वेल में लपेट गया और अपनी फिजिकल प्रेजेंस खो बैठा। अगर कोई डायरेक्टली भी उस तरफ देखता तब भी उसे नोटिस करना मुश्किल होता। कुछ ही पलों में वो रेवन और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता गया और फिर कंप्लीटली डिसिपेट होके गायब हो गया। तब तक वेंडल लॉबी से कुछ मीटर्स आगे बढ़ चुका था जब उसकी नजर एक ब्लैक एंड व्हाइट चेकर्ड यूनिफॉर्म पहने पुलिस ऑफिसर पर पड़ी। ये वही यंग ऑफिसर था जिसने उससे टेस्टिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, बिलिस। बिलिस ने मुस्कुराकर कहा कि उसे पहले से पता था कि वेंडल आएगा क्योंकि वो एक काइंड पर्सन है। ये सुनते ही वेंडल का टेंशन से भरा दिल फाइनली नॉर्मल हो गया।
इंस्टिंक्टिवली उसने पीछे मुड़कर देखा और तब उसने नोटिस किया कि जिस बाथरूम से वो बाहर आया था उसका स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो चुका था। वो जगह बिल्कुल अनफेमिलियर लग रही थी। सीन फिर शिफ्ट होता है उस ड्रीम मेज में जो कई दिमागों से मिलकर बना था। वहां वो ह्यूज व्हाइट रैबिट जो सीधा चल रहा था, खुले हुए डोर से निकलकर ग्रेश व्हाइट पिलर्स और मैग्निफिसेंट पैलेसेस से भरे विल्डरनेस में आ जाता है। ऑड्री एक ही नजर में पहचान जाती है, ये मिस्टर रात है। भले ही उसने पर्सोना मास्क नहीं पहना था, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी डिस्टिंक्ट थीं कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। ये ऑड्री के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन शॉकिंग नहीं। उसके हिसाब से सिर्फ मिस्टर रात अकेले एंशिएंट माइंड ड्रैगन आरी हॉग से डील करने के लिए शायद काफी नहीं होता। आखिर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के पीछे जो लीडर था वो पहले ही सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड बन चुका था। टैरो क्लब के नॉलेज के मुताबिक रियल वर्ल्ड में अब कोई और ऑथर बियॉन्डर होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर रात चाहे जितना पावरफुल हो, स्पेक्टेटर पाथवे का हिस्सा होने के नाते ज्यादा से ज्यादा आरी हॉग के इक्वल लेवल पर ही होता। बस एक्सपीरियंस, साइकोलॉजी और सेल्फ कल्टिवेशन का फर्क होता। इसी वक्त जैसे ही जायंट व्हाइट रैबिट अंदर आता है, आरी हॉग अपने बड़े ग्रेश व्हाइट विंग्स फैला देता है और पूरा एरिया शैडो में डूब जाता है। व्हाइट रैबिट एक पावरफुल लीप लेता है और उसके पैर अचानक इतने बड़े हो जाते हैं जैसे छोटी सी पहाड़ी हो। ऊपर का ग्लूमी स्काई चमक उठता है और जमीन फटकर क्रिम्सन लावा उगलने लगती है। उसके तुरंत बाद रैबिट के पीछे एक ब्लरी और डिस्टॉर्टेड फिगर अपीयर होती है। वो एक सिंपल व्हाइट रोब पहने हुए होता है, जिसका चेहरा क्लियर नहीं दिखता, बस इतना समझ आता है कि वो एक आदमी है। उसके सर के पीछे एक ब्राइट हैलो होता है जैसे छोटा सा सूरज, और उसके पैरों के नीचे एक इल्यूजरी क्लॉक होती है जो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हर पार्ट टाइम के एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। उसके पीछे एक कर्टन जैसी शैडो होती है जिसमें से आंखें झांक रही होती हैं। जैसे ही ये फिगर अपीयर होता है, पूरा ड्रीम मेज वायलेंटली कांप उठता है और ग्रे फ्रैगमेंट्स वॉइड से गिरने लगते हैं। प्योर सनलाइट और डिप्राविटी का कॉन्ट्रास्ट रैपिडली व्हाइट रैबिट के आसपास स्प्रेड होने लगता है, एरिया को इरोड और एसिमुलेट करता हुआ। लेकिन वो व्हाइट रोब्ड फिगर फुल्ली शेप नहीं ले पाता। वो हिस्ट्री और इल्यूजन से रियलिटी में एंटर नहीं कर पा रहा होता। हर बार जब उसका सिलुएट क्लियर होता, वो डिस्टॉर्ट हो जाता, जैसे सिग्नल डिस्टर्ब हो गया हो। इस मोमेंट पर ऑड्री इंस्टिंक्टिवली अपनी नजर हटा लेती है, क्योंकि वो ड्रीम के अंदर थी और माइंड आइलैंड और कलेक्टिव सबकॉन्शियस सी से डीपली कनेक्टेड थी। इसलिए बिना एक्सप्लेनेशन के भी ऑड्री समझ जाती है कि मिस्टर रात क्या कर रहा है। वो आरी हॉग के सबसे गहरे साइकोलॉजिकल फियर्स को जानता था और उन्हीं के बेसिस पर एक नाइटमेयर क्रिएट कर रहा था। हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर बियॉन्डर्स के बीच बैटल नॉर्मली डायरेक्ट होती ही नहीं। कभी डीप हिप्नोसिस, कभी मेंटल प्लेग, कभी कॉन्शियसनेस कंट्रोल, और सामने वाला अपने माइंड को प्लेकेट करके या डिफेंड करके रेजिस्ट करता है। इसीलिए सेम सीक्वेंस सेंट बियॉन्डर्स के बीच लड़ाई के 3 ही मेन स्टाइल्स होते हैं। पहले से ट्रैप सेट करना, सील्ड आर्टिफैक्ट्स के साथ फिजिकल डिफेंस, या फिर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ब्रूटल क्लोज कॉम्बैट। एंजल लेवल पर हर कोई एक ट्रू मिथिकल क्रीचर होता है। यहाँ असली फाइट ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। कौन पहले ओपोनेंट के दिमाग का फ्लॉ ढूंढ लेता है और उस पर नाइटमेयर वीव करता है। ऑड्री को क्लियरली समझ आ जाता है कि मिस्टर रात का नाइटमेयर एंशिएंट सन गॉड को रिप्रेजेंट करता है, आरी हॉग का सबसे गहरा टेरर। इसका इन्फ्लुएंस अनकंट्रोलेबली पूरे ड्रीम को करप्ट कर सकता था। अगर ये स्प्रेड हो गया तो ऑड्री या तो मेंटली ब्रोकन हो जाती, या फिर एक इनकम्प्लीट मिथिकल क्रीचर बनकर अपनी सारी रीजन खो देती, या फिर वो बिना जाने डिप्रेव्ड हो जाती, ठंडी, क्रूअल और ब्लड थर्स्टी, जैसे कोई और ही बन गई हो। इसी दौरान पिलर के ऊपर बैठा आरी हॉग दर्द भरी दहाड़ छोड़ता है। उसके सर के ऊपर डार्कनेस फैल जाती है और एक अजीब सा सी अपीयर होता है। उस सी के अंदर एक और भी बड़ा ग्रेश व्हाइट ड्रैगन उठता है, 1000 मीटर लंबा। उसकी एक आंख पेल गोल्ड और दूसरी ब्राइट रेड होती है, और उसके फोरहेड पर एक तीसरी आंख होती है जो थिक शैडो में छिपी होती है। आरी हॉग तुरंत समझ जाती है, आरी हॉग का नाइटमेयर करप्टेड एंकल वेल्ट है, जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड और ब्रॉन्ज डोर के पीछे सील की गई मेंटल करप्शन का सिंबल है। यह मिस्टर रात के लिए सबसे गहरा ट्रॉमा था। आद्री खुद एक अनस्पीकेबल नाइटमेयर फील करती है। वो करप्ट नहीं होती, लेकिन उसका मेंटल स्टेट कंप्लीटली हिला हुआ होता है। वो तुरंत अपने ऊपर प्लकेट यूज करती है और अपनी कॉन्शियसनेस के जोर से ड्रीम मेज से बाहर निकल जाती है। क्योंकि वो टारगेट नहीं थी और सीक्वेंस 4 तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो जल्दी ही जाग जाती है। आंखें खुलते ही वो अपने रूम का क्रिम्सन चैंडलियर देखती है।
बिना वक्त वेस्ट किए वो विंडो की तरफ दौड़ती है। पूरा मैनर बिल्कुल शांत होता है, लेकिन आद्री वक्त वेस्ट नहीं करती। वो तुरंत एक वर्चुअल पर्सोना क्रिएट करके नाइट पेट्रोलर के माइंड आइलैंड में भेजती है। उसे पता था कि अगर नाइटमेयर स्प्रेड हो गए तो रिजल्ट अनइमेजिनेबल होगा। अगले ही सेकंड पेट्रोलिंग गार्ड ग्रेनेड निकालकर एम्प्टी गार्डन में फेंक देता है। बूम! एक्सप्लोजन से पूरा मैनर जाग उठता है। गार्ड्स और रेजिडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन मैनर के एक डोर के एंड पर कुछ सर्वेंट्स वक्त पर नहीं जाग पाते। कुछ सेकंड्स बाद वो पेन में तड़पकर अपनी स्किन तोड़ देते हैं और खून से भरे हिडियस बॉडीज बन जाते हैं और मर जाते हैं। इसी वक्त आद्री कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सी में देखती है कि ग्रेइश व्हाइट ड्रैगन उड़कर जा रहा है और व्हाइट रैबिट उसके पीछे पीछे। फिर ड्रैगन की आवाज गूंजती है, एडम जरूरी नहीं एडम ही हो, जैसे मैं जरूरी नहीं आरी हॉग ही हो। व्हाइट रैबिट रुक जाता है और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फॉग के ऊपर एंशिएंट पैलेस में द फूल क्लेम थोड़ा फ्राउन करता है। एडम ने अटैक नहीं किया। वो अपनी अटेंशन वापस यूटोपिया पर ले जाता है और अपनी मैरियोनेट टाउन को केयरफुली इंस्पेक्ट करता है, लेकिन उसे कुछ भी अबनॉर्मल नजर नहीं आता। जैसे ही क्लाइन ने मैरिनेट टाउन को केयरफुली चेक किया और उसे कोई भी अबनॉर्मल चीज नजर नहीं आई, उसका ध्यान तुरंत मिस जस्टिस के एनकाउंटर पर चला गया। उसके दिमाग में एक शार्प थॉट उभरा, ये अटैक एडम ने नहीं बल्कि हर्मीज ने प्लान किया था। अगर मास्टरमाइंड एडम होता तो उसका डिसेंड ना करना इम्पॉसिबल होता और एरिया हॉक का इतनी आसानी से बच निकलना भी नामुमकिन था। एरिया हॉक को बचने के लिए सेकंड सिटी ऑफ मिरेकल्स का सहारा लेना पड़ता, तभी कुछ चांस बनता। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत क्लीन लग रहा था। अगर हर्मीज ही इस पूरे इंसिडेंट के पीछे था तो सब कुछ सडनली लॉजिकल हो जाता है। हर्मीज का गोल एरिया हॉक को पकड़ना या मारना कभी था ही नहीं। वो बस इस एंशिएंट माइंड ड्रैगन से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था। और जैसे ही एरिया हॉग ने कहा एडम जरूरी नहीं एडम ही हो, वैसे ही ऑपरेशन अपने नेचुरल एंड पर पहुंच गया। इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि हर्मीज को पहले से ही एडम की ट्रू स्टेट पर डाउट्स थे, लेकिन अपनी स्टेटस की लिमिटेशंस की वजह से वो एरिया हॉक को डायरेक्टली अपीयर होने पर मजबूर नहीं कर सकता था। इसलिए उसने मिस जस्टिस को यूज किया। एडम जरूरी नहीं एडम हो, एरिया हॉग जरूरी नहीं एरिया हॉग हो। ये सेंटेंस क्लाइन को काफी इंट्रीगिंग लगा। स्पेक्टेटर पाथवे के अपर लेवल्स सीयर पाथवे से भी ज्यादा मिस्टीरियस थे। पास्ट में ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकी वेल्ट क्लियरली सीक्वेंस 0 पर था, लेकिन उसका एक सीक्वेंस 1 बेटा भी था, ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर अल्जुहॉड, जो सेम पाथवे से बिलोंग करता था। अगर एडम वाकई एडम नहीं है तो फिर वो कौन है? क्या वो फर्स्ट ईपॉक से पहले के मिथ का एडम है, या प्राइमोर्डियल 1 का कोई हिस्सा है, या फिर एंशिएंट सन गॉड के रेजरेक्शन से कनेक्टेड है? मेडिसी का एडम को जीलेट कहना शायद बहुत गहरा मीनिंग छिपाए हुए था। क्लाइन ने बिना वक्त गवाए एक गोल्ड कॉइन कंज्योर किया और डिविनेशन के लिए हवा में उछाल दिया। रिजल्ट ने यह दिखाया कि आज के डेवलपमेंट्स डेंजरस नहीं थे। ये देखकर क्लाइन ने कॉइन डिस्पर्स किया और सेंट एरियाना कैथीड्रल के नीचे अपने बॉडी में कॉन्शियसनेस डिसेंड करने की प्रिपरेशन की। लेकिन इसी वक्त उसकी मूवमेंट्स थोड़ी स्लगिश हो गई। उसके दिमाग में एक और कनेक्शन फ्लैश हुआ, मिस जस्टिस का एरिया हॉग और हर्मीज से मिलना और MI9 पर्सनल का ऑलमोस्ट उसी वक्त यूटोपिया वापस आकर कोर्ट के लिए टेस्टिफाई करना। इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों इवेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साइमल्टेनियस वर्ड ने क्लाइंट को अलर्ट कर दिया। वो हमेशा कोइंसिडेंस, हैपेंड टू और ऑलमोस्ट सेम टाइम जैसे शब्दों से सतर्क रहता था। ये उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस का निशान था। उसने टेबल के एज पर उंगली टैप की और डिसाइड किया कि अपनी वरीज के लिए प्रिपरेशंस करनी जरूरी है। क्लाइन ने तुरंत एक रोशनी कंडेंस की जिसमें कुछ खास शब्द और विल थी और उसे प्रेयर लाइट के अंदर भेज दिया। उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस नीचे सिंक हुई और वो सिफीरा कासल से बाहर आ गया, अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया। वापस आते ही उसने यूटोपिया को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। उसका प्लान सिंपल था, सारे फॉरेनर्स को टेम्परेरीली यूटोपिया छोड़ने पर मजबूर करना। अगर कुछ भी गलत होता तो इनोसेंट लोग अफेक्ट ना होते। इसका मतलब यह भी था कि क्लाइन मेंटली तैयार था यूटोपिया को अबैंडन करके कहीं और नया मैरिनेट टाउन बनाने के लिए। रिचुअल दोबारा हो सकता था, लेकिन रिजरेक्शन सिर्फ एक ही बार अफोर्ड की जा सकती थी। इधर बायल्स वेंडल को आयरिसिस होटल के एंट्रेंस तक छोड़कर कहता है कि कोर्ट शुरू होने में अभी टाइम है, इसलिए अगले 2 दिन अच्छा रेस्ट करें। वेंडल मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है कि उसे ऑलरेडी नींद आ रही है। रात का वक्त था और एंजाइटी की वजह से उसे पहले नींद नहीं आ रही थी।
इसीलिए वो MI9 हेडक्वार्टर्स में घूमने निकला था, लेकिन रात की कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद उसके इमोशंस एक्सप्लोड हो गए और उसने डिसाइड किया कि अब यूटोपिया वापस जाकर प्रॉब्लम का सामना करेगा। होटल में चेक इन के बाद वेंडल अपना लगेज लेकर 3rd फ्लोर पर जाता है। रूम के अंदर एंटर करते ही उसे लगता है कि अंधेरा कुछ ज्यादा ही अबनॉर्मल है। नींद अच्छी आए इसलिए वो विंडो तक जाकर कर्टन्स खींच देता है। इस प्रोसेस में उसे बाहर का सीनरी अजीब तरीके से फेमिलियर लगता है, लेकिन रात की वजह से क्लियरली समझ नहीं आता। ये सोचकर कि शायद यूटोपिया का कोई पुराना सीन होगा, वो जम्हाई लेता है, कपड़े उतारता है और बेड की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ मोनिका आधी रात को उठती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना होता है। आंखें आधी बंद वो अपने अटैच्ड बाथरूम का डोर खोलती है, जो उसे थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन वो इस चेंज पर ध्यान नहीं देती। काम निपटाकर जैसे ही वो बेड में घुसती है, उसे लगता है कि टेम्परेचर काफी लो है और वो खुद को टाइटली कवर कर लेती है। कुछ ही देर में वो फिर से सो जाती है। लगभग 15 मिनट बाद पेट्रोलिंग के दौरान बाइल्स अपने हाथ रगड़ता हुआ पुलिस स्टेशन वाली स्ट्रीट की तरफ मुड़ता है ड्यूटी हैंडओवर करने के लिए। अचानक एक एली में उसका पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है। उसके ऊपर से काले घने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स एक साथ निकलकर ऊपर उठने लगते हैं। एक फाइनली प्रून्ड पेपर फिगरीन नीचे गिरती है, थ्रेड्स से कनेक्ट होती है और धीरे धीरे दूसरा बाइल्स बन जाती है। इसी वक्त एक मिक्स्ड नॉलेज का टॉरेंट आता है और उसे रीअसेंबल करके एक आदमी बना देता है। गॉर्जियस कपड़े, लंबे चेस्टनट बाल, ब्लू आईज। ये था रॉसेल गुस्ताफ का सीक्वेंस 1 हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन। रॉसेल का प्रोजेक्शन अपना हाथ बढ़ाकर सराउंडिंग्स की सारी इंफॉर्मेशन एक इल्यूजरी बॉल ऑफ लाइट में खींच लेता है, जिसमें बायल से रिलेटेड हर डिटेल होती है। अगले सेकंड वो एक बिल्कुल नॉर्मल इंफॉर्मेशन फोर्ज करता है और स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के थ्रू सेंट एरियाना कैथीड्रल के नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है। इसके बाद और इंफॉर्मेशन गैदर होती है और 3 फिगर्स शेप लेती हैं। सीक्रेट ऑर्डर का लीडर ज़ारातुल, लोएन का प्रोटेक्टर और फर्स्ट किंग विलियम ऑगस्टस फर्स्ट का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन और अबोमिनेशन सुआ का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन। सब प्रिपरेशंस के बाद ज़ारातुल प्रोवाइडेड लोकेशन का यूज करके चुपचाप यूटोपिया में घुस जाता है। बिना वक्त गवाए वो अपना राइट हैंड बढ़ाकर लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस का यूज करके बाइल्स के अंदर का वर्म ऑफ स्पिरिट खींच लेता है। उधर सुआ के ट्री ट्रंक पर घूमती हुई आंखें उसे देख लेती हैं। वर्म ऑफ स्पिरिट डॉल के साथ फ्यूज होता है और डॉल डिस्टॉर्ट होकर धीरे धीरे क्लाइन मोरेटी जैसा दिखने लगता है। इसी मोमेंट पर ज़ारातुल कंसीलमेंट छोड़ देता है और एक ब्लैक श्राउड निकालकर क्लाइन के डॉल को लपेट लेता है। इसी के साथ यूटोपिया के सारे मैरिनेट्स के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स एक साथ कट हो जाते हैं। ट्रू बॉडी उनसे आइसोलेट हो चुकी होती है। पुलिस स्टेशन का स्टाफ, होटल के टेनेंट्स, जेल के लोग, एंडरसन, अल्जू सब एक ही पल में सांस लेना बंद कर देते हैं, जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर पॉज बटन दबा दिया हो। सेंट एरियाना कैथीड्रल के नीचे क्लाइन अचानक जाग जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। एक थॉट के साथ वो सेफीरा कासल वापस जाना चाहता था, क्योंकि किंग ऑफ एंजल्स के लेवल पर वो किसी भी दिखते या छुपे दुश्मन का सामना कर सकता था। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने की कोशिश करता है, उसकी कॉन्शियसनेस एक इनविजिबल डार्क बैरियर से टकराती है। एंट्री ब्लॉक हो चुकी थी। क्लाइन का दिल टाइट हो जाता है। एनिमी उसकी सोच से भी ज्यादा ट्रबलसम था। सिर्फ कुछ ही हाई लेवल बीइंग्स जानते थे कि वो एक थॉट में सेफीरा कासल वापस जा सकता है। इसी वक्त पेट्रोलियम से भीगा हुआ सुआ का जायंट ट्री कैथीड्रल के ऊपर आ चुका था और एक डीप और डिग्निफाइड आवाज गूंजी। यहाँ वॉन्डरिंग माना मना है, यहाँ टेलीपोर्टेशन मना है। इमोशन में बहने के बजाय क्लाइन स्ट्रैटेजी चेंज करता है और फॉग ऑफ हिस्ट्री की तरफ लीप करता है। फॉग उसकी आंखों के सामने आते ही एक वर्लपूल बन जाता है, जिसमें काउंटलेस ट्रांसपेरेंट मैगेट्स होते हैं। ये वर्टेक्स पावरफुल सक्शन क्रिएट करता है और क्लाइन को अपनी तरफ खींच लेता है। एंजल लेवल बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस। ज़ारापुल के मिथिकल क्रीचर के कंट्रोल में आते ही एक फ्लैश के साथ क्लाइंट पेपर फिगरीन बन जाता है। ये था एंजल लेवल पेपर फिगरीन सब्स्टिट्यूट ग्राफ्टिंग के साथ। सेफीरा कासल न जा पाने के बावजूद क्लाइंट फॉग के ऊपर के वर्म्स ऑफ स्पिरिट को इन्फ्लुएंस करता है, जो कर्टन का यूज करके मदद करते हैं। ज़ारातुल के फेटल ब्लो से बचकर क्लाइंट फॉग ऑफ हिस्ट्री के अंदर भागकर एक फर्स्ट ईपॉक से पहले के एंशिएंट मेट्रोपोलिस की तरफ एस्केप करता है। यूटोपिया में बिना स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के मैरिनेट्स रैपिडली डीके होने लगते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, कुछ के लिम्स गिर जाते हैं, कुछ और भी ज्यादा हॉरिफाइंग फॉर्म्स ले लेते हैं। एंशिएंट मेट्रोपोलिस में पहुंचकर क्लाइन उसे अपना सेफ रूम मानता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्री हिस्ट्री का ह्यूमन स्कॉलर ऑफ ईयर ही आ सकता था। बिना रुके वो एरिया सर्वे करता है और एवरनाइट गॉडेस से प्रेयर शुरू करता है। तभी
थंब। पीछे से एक एंशिएंट वुडन स्टेक उसके दिल को चीर देता है। क्लाइन के प्यूपिल्स वाइडन हो जाते हैं। उसके पीछे एक कोल्ड लुकिंग आदमी खड़ा होता है। हाफ टॉप हैट, ब्लैक ट्रेंच कोट, गर्मिन स्पैरो। और फिर क्रेजी एडवेंचरर एक हैवी आवाज में कहता है, एडम ने मुझे ह्यूमैनिटी दी है। क्लाइन ने जैसे ही अपना सर घुमाया और उस फेमिलियर येट अनफेमिलियर फिगर को देखा, उसका दिमाग एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने यूटोपिया पर अटैक के हजारों पॉसिबल सिनेरियोज इमेजिन किए थे, लेकिन ये सीन उसके सपने में भी नहीं था। अगर एमन ने गर्मन स्पैरो जैसे मैरियोनेट को पैरासिटाइज किया होता, तो क्लाइन अपनी करंट स्टेट और सेफिरा कासल के स्पिरिट वर्म्स के साथ तुरंत डिटेक्ट कर लेता। अगर ज़ेरेथुल ने स्पिरिट बॉडी थ्रेड स्वैप की होती, तो वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही छुप पाता, और उसमें भी उसे किसी एंजल जैसे नॉलेज एम्परर या सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट की मदद चाहिए होती ताकि सरप्राइज अटैक पॉसिबल हो। लेकिन यहाँ जो हो रहा था वो बिल्कुल अलग लेवल का था। सिर्फ स्पेक्टेटर की दी हुई ह्यूमैनिटी ही ऐसी चीज थी जो धीरे धीरे ग्रो हो सकती थी, बिना किसी सरफेस अबनॉर्मैलिटी के। इस तरह के डेंजर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका होता, स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को काट देना और मैरियोनेट को धीरे धीरे खत्म होने देना, चाहे उसमें ह्यूमैनिटी हो या ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लाइन ने कभी ऐसी टेक्निक के बारे में सुना ही नहीं था। वो सिर्फ इतना ही गार्ड करता था कि कोई वर्चुअल पर्सोना उसकी मैरियोनेट्स पर इन्वेड ना कर दे। शायद यही विजनरी की असली ताकत थी, जो चीज वर्चुअल और इममटेरियल हो, उसे भी एक यूनिक इंसानी सेंस दे देना। क्लाइन की आंखों में गर्मिन स्पैरो का वो कार्व्ड और ठंडा चेहरा रिफ्लेक्ट होता है, और उसी पल उसे महसूस होता है जैसे कोई जबरदस्त फोर्स उसे पीछे धकेल रही हो। वो सीधा पीछे की तरफ गिरता है, हिस्ट्री के फॉग से निकलकर फर्स्ट एपॉक से पहले के ओल्ड मेट्रोपोलिस के रुइंस के बीच गिरते हुए। वो खुद को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिल में लगा हुआ वुडन स्टेक उसकी सारी बियॉन्ड द पावर्स सील कर चुका था। एक थॉट के साथ क्लाइन ने गर्मिन स्पैरो की तरफ देखा और उंगली स्नैप की। सेफिरा कासल के वर्म्स ऑफ स्पिरिट ने उसका विल फील किया और तुरंत मैरियोनेट के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स छोड़ दिए। साथ ही उन्होंने स्टाफ ऑफ द स्टार्स उठा लिया और क्लाइन को ही फेटल ब्लो देने की तैयारी कर ली, एक कंप्लीट सुसाइड प्लान। क्लाइन जानता था कि अगर उसका मेन बॉडी पूरी तरह मर गया तो वो ग्रे फॉग के ऊपर रिवाइव हो जाएगा और इस सिचुएशन से निकल पाएगा। एडम के मास्टरमाइंड होने का सच जान लेने के बाद उसके पास और कोई होप नहीं बची थी। तभी अचानक वॉइड में एक स्टोन स्क्वायर अपीयर होता है जो क्लाइन के पैरों के नीचे आ जाता है। काले स्टोन पिलर्स ऊपर उठते हैं और एक ग्रैंड होली कैथीड्रल खड़ा हो जाता है, क्लाइन को पूरी तरह से एनवेलप करते हुए। ये था कॉर्प्स कैथीड्रल, एडम का डिवाइन किंगडम, एक विजनरी का गॉड किंगडम। सेफिरा कासल से काउंटलेस सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट्स गिरती हैं, हिस्ट्री के फॉग को चीरते हुए कैथीड्रल पर स्ट्राइक करती हैं, लेकिन कैथीड्रल बिल्कुल भी हिलता नहीं। उसी वक्त एंशिएंट पैलेस में द फूल की सीट पर बैठा फिगर एक साइड गिर जाता है और ट्रांसपेरेंट मैगेट्स का एक वॉर्टेक्स बन जाता है, जो पागलपन में टेंटिकल्स फैलाकर आसपास सब कुछ तोड़ने लगता है। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि क्लाइन के अवतार्स का अपने ट्रू बॉडी से कनेक्शन टूट चुका था, और क्योंकि ट्रू बॉडी अभी मरा नहीं था, वो बिल्कुल ज़ेरेथुल जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। ओल्ड मेट्रोपोलिस में गर्मिन स्पैरो हाफ टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहने सेफिरा कासल की तरफ देखता है। उसका एक्सप्रेशन मिक्स्ड होता है। सच ये था कि वो पहले ही एक कॉर्प्स बन चुका था। जैसे ही स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स छोड़े गए, वो अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाया। एडम ने उसे सिर्फ ह्यूमैनिटी दी थी, कोई एनविजन्ड लाइफ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो गर्मिन स्पैरो में प्रॉब्लम तुरंत डिटेक्ट हो जाती। धीरे धीरे गर्मिन स्पैरो रुइंस के बीच गिरकर कोलैप्स हो जाता है, वो वहीं मर जाता है। इधर क्लाइन कैथीड्रल के बीच खड़ा होता है। वो देखता है कि हर पिलर के आर्च में अलग अलग रेसेस के स्कल्स जड़े हुए हैं, पेल वाइट, घने तरीके से पैक्ड, और अपनी हॉलो आंखों से उसे घूर रहे हैं। वॉल्स, विंडोज और डोर्स पर ट्रांसपेरेंट, डिस्टॉर्टेड और दर्द भरे चेहरे चिपके हुए हैं, जो कैथीड्रल को बाहरी दुनिया से अलग कर रहे हैं। आगे एक 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा क्रॉस खड़ा है, जिसके सामने ब्लैक प्यूज की रोज लगी हुई हैं। उस क्रॉस के नीचे एडम खड़ा है, सिंपल व्हाइट रोब, पेल गोल्ड बियर्ड, गले में सिल्वर क्रॉस, बिल्कुल एक प्रीस्ट की तरह जो सर्मन देने वाला हो। उसका एक्सप्रेशन वार्म है और आंखें बिल्कुल क्लियर, जैसे वो सिर्फ क्लाइन को स्क्रिप्चर सुनने के लिए ही बुला रहा हो। क्लाइन अपने सीने में फंसे हुए क्रॉस शेप्ड वुडन स्टेक को देखता है, फिर धीरे धीरे चलकर पहले प्यू के बीच बैठ जाता है। एक ट्रू मिथिकल क्रीचर के लिए ये वुंड फेटल नहीं था। इसका असली काम सिर्फ बियॉन्ड द पावर्स को सील करना था। अगर सामने एक ट्रू गॉड ना होता तो क्लाइन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से स्टेक निकाल सकता था, लेकिन वो ट्राई भी नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं नॉट डेयरिंग टू का थॉट नॉट विलिंग टू में ना बदल जाए। क्लाइन कामली बोलता है कि उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि एडम डायरेक्टली इंटरफेयर करेगा, और अगर एडम उसे डील करना ही चाहता था तो आज तक वेट करने की जरूरत नहीं थी। उसकी आवाज में बिल्कुल भी डर नहीं था, जैसे उसे पूरा यकीन था कि एडम उसे मारेगा नहीं। एडम शांति से सिल्वर क्रॉस पकड़कर कहता है कि अब तक क्लाइन कई तरीकों से काफी यूजफुल रहा है।
फिर वो आगे बढ़कर बताता है कि जब एमन कॉप्स कैथेड्रल चुराने आया था तब उसने एमन के साथ डील की थी, पहला ब्लास्फेमी स्लेट दिलवाने के बदले क्लाइन को कैप्चर करने में मदद। तब क्लाइन को सब कुछ क्लियर हो जाता है। एडम एक तरफ ट्रू क्रिएटर जैसे एग्जिस्टेंसेस से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहता था जब वो गॉड बनेगा, और दूसरी तरफ उसे पहला ब्लास्फेमी स्लेट चाहिए था। इसलिए उसने क्लाइन को जाइंट किंग्स कोर्ट तक पुश किया, सासरीर के चेंबर का डोर खुलवाया और क्रिटिकल मोमेंट पर एमन से स्लेट चुरा ली। और जब क्लाइन सेफिरा कासल के कंट्रोल के करीब था तो एक विजनरी के थ्रू पूरी सिचुएशन अरेंज करना सबसे परफेक्ट था। भले ही एडम और एमन दूर दूर दिखते हों, लेकिन वो फिर भी भाई हैं। फिर क्लाइन ज़ैरेथुल के बारे में पूछता है और एडम बताता है कि ज़ैरेथुल के लिए क्लाइन का ग्रेट ओल्ड वन बनना सीधी मौत थी, लेकिन अगर एमन ग्रेट ओल्ड वन बन जाए तो लॉयल्टी दिखाने पर ज़ैरेथुल अपना लेवल और स्टेटस बचा सकता था, इसलिए उसने कोऑपरेट किया। और अगर मौका मिला तो क्लाइन को मैरियोनेट बनाकर सेफिरा कासल का ओनर भी बन सकता था, वरना वो पूरी तरह से एमन के सामने सरेंडर कर देता। एडम फिर कामली एक्सप्लेन करता है कि ग्रेट ओल्ड वन बनने के लिए सारे सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरी नहीं होते। नेबरिंग पाथवेज के लिए सिर्फ यूनिकनेस और एक सीक्वेंस काफी है। फिर वो क्रॉस के नीचे से सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट रिवील करता है। जब क्लाइन लास्ट लाइंस पढ़ता है तो उसका दिमाग हिल जाता है। गॉड ऑलमाइटी और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के कंप्लीट फॉर्मूला सामने थे। क्लाइन कंफ्यूज होकर पूछता है कि एडम ये सब उसे क्यों दिखा रहा है। एडम मुस्कुराकर कहता है कि अगर एमन ना होता तो वो खुद क्लाइन को स्पिरिट वर्ल्ड का डोमिनेटर बनाना चाहता। उनमें बहुत कुछ कॉमन है। और फिर वो कहता है एक हल्की सी मुस्कान के साथ, वी मीट अगेन मिस्ट्रीज। मिस्ट्रीज, ये टाइटल क्लाइन ने लास्ट टाइम तब सुना था जब ट्रू क्रिएटर की कॉन्शियसनेस डिसेंड हुई थी, और उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री में सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर एंशिएंट सन गॉड से। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट बराबर थे, क्योंकि ट्रू क्रिएटर सैसरीर की पर्सनालिटी वापस लेने के बाद एंशिएंट सन गॉड के इविल स्पिरिट के इक्विवेलेंट था। लेकिन इस बार जब एडम ने क्लाइन को मिस्ट्रीज कहकर बुलाया तो क्लाइन बिल्कुल भी घबराया नहीं। न उसका दिल तेज धड़का, न ही उसके हाथ कांपे, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में लटकता हुआ एक भारी पत्थर फाइनली जमीन पर आ गिरा हो। हाँ, पूरी तरह शांत भी नहीं था। शॉक, सरप्राइज और डिसबिलीफ तो था ही, लेकिन एरी हॉक के वो शब्द एडम जरूरी नहीं है कि एडम ही हो, क्लाइन को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर चुके थे। वी मीट अगेन मिस्ट्रीज, ये शब्द सुनते ही क्लाइन के दिमाग में थॉट्स बिजली की तरह दौड़ गए। क्या एडम ही एंशिएंट सन गॉड है, या फिर ये एंशिएंट सन गॉड का कोई रेजरेक्शन कंटिंजेंसी है? वो सब जानता है, फिर भी अपने फादर को रिवाइव करना कहता है, इसलिए मेडिसीज है एक जीलट कहता था। अचानक क्लाइंट को बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगी। इसी वजह से एडम ने कभी अपनी खुद की टीचिंग्स प्रमोट नहीं की, वो सिर्फ एंशिएंट सन गॉड के बचे खुचे टीचिंग्स ही स्प्रेड करता रहा। पहले क्लाइंट को लगता था ये विजनरी पाथवे की वजह से है, क्योंकि विजनरी अपनी यूनिकनेस से रियलिस्टिक बिलीवर्स इमेजिन करके एंकर्स बना सकता है। लेकिन अब लग रहा था कि ये सिर्फ एक रीजन था, पूरी सच्चाई नहीं। 2 सेकंड की खामोशी के बाद क्लाइंट ने एडम की बिल्कुल साफ और शांत आंखों में देखा और पूछा, तुम एंशिएंट सन गॉड हो? एडम ने अपनी वार्म स्माइल बरकरार रखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं 8 किंग्स ऑफ एंजल्स में सबसे यूनिक हूं? सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट पढ़ने के बाद तुम्हें यह क्लियरली समझ आ जाना चाहिए। क्लाइन ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। 5 किंग्स ऑफ एंजल्स जो ओमनीपोटेंस और ओमनिसिएंट से जुड़े थे, उनमें सिर्फ एडम के पास यूनिकनेस थी। ये बात अब बिल्कुल क्लियर थी। क्लाइन ने अपनी मिस्टिसिज्म नॉलेज के बेसिस पर एनालिसिस की। एंशिएंट सन गॉड के जिंदा होने के टाइम 8 किंग्स ऑफ एंजल्स का स्टेट कुछ ऐसा था। सैसरीर के पास 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स और फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट थी। ऑक्यूसिस, लियोडेरो, हेरेबर्गन और ओरोबोरस के पास भी अपने अपने पाथवेज के 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अमोन और मेडिसी के पास यूनिकनेस थी और एडम विजनरी के पास यूनिकनेस प्लस 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। सरफेस पर सब नॉर्मल लगता था, लेकिन डीप सोचो तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। विजनरी भी ओमनीपोटेंस और ओमनिसियंस के 5 पाथवेज में से एक है। उसका यूनिकनेस एंशिएंट सन गॉड के लिए ग्रेट ओल्ड वन बनने की फाउंडेशन का हिस्सा था। फिर उसे कैसे रैंडमली अलग किया जा सकता था? सैसरीर जैसे हेवन के डेप्यूटी को भी यूनिकनेस नहीं मिली थी। पहले क्लाइन को लगता था एंशिएंट सन गॉड ने प्राइमोर्डियल वन के अवेकनिंग को सेंस करके जानबूझकर अपनी पावर कम की, एक यूनिकनेस अलग करके। शायद बाकी गॉड्स भी यही सोचते थे। लेकिन एरी हॉक के शब्दों और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट के लास्ट लाइंस के बाद क्लाइन को समझ आ गया कि बात काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यूनिकनेस एक पिलर की तरह होती है, उसे हटाना बहुत रिस्की होता है। अगर लेवल कम करना होता तो सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग करना ज्यादा सेफ होता।
तब एडम सिंपल व्हाइट रोब और गोल्डन बियर्ड के साथ क्लाइंट के पास आया और ब्लास्फेमी स्लेट की तरफ देखते हुए बोला, विजनरी कुछ खास होते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि नॉर्मली सीक्वेंस 0 बनने के लिए एक यूनिकनेस और 3 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, लेकिन विजनरी बनने के बाद वो 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को स्प्लिट करके उनकी जगह एनविजन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर सकता है, जो इतनी रियल होती हैं कि पावर कम नहीं होती। रियल सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग आइडेंटिटी या एनविजन्ड लाइफ फॉर्म के साथ जोड़कर एक कंप्लीटली फ्री ऑथर बनाया जा सकता है, और जब जरूरत हो उसे ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाया जा सकता है। ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट के लिए तो एक यूनिकनेस भी क्रिएट की जा सकती है, रियलिटी और इल्यूजन के बीच। ये सुनते ही क्लाइंट को ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंकलवेल्ट और ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर अल्जुहौद का रिलेशन समझ आ गया। उसे याद आया 008, ग्रोसेल्स ट्रैवल्स और केओस सी का प्लान। सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा था, ब्लैक एम्परर के रेजरेक्शन से भी ज्यादा। क्लाइंट ने पूछा, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन और ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर? एडम ने सिर हिला दिया, लेकिन साथ ही बताया कि एंकलवेल्ट करप्ट हो चुका था, इसलिए वो सिर्फ एक ऑथर ही सेपरेट कर पाया, वरना डायरेक्ट लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता। क्लाइंट ने सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट को देखते हुए पूछा, ये मरॉडर के अवतार से कैसे अलग है? अगर अमोन एरर बन जाए तो वो भी सीक्वेंस 1 अवतार बना सकता है। एडम ने कामली कहा, अवतार और मेन बॉडी सेम ही रहते हैं, बस जगह अलग होती है। क्लाइंट ने सोचते हुए पूछा, तो तुम कब अवेकन हुए? एडम ने शांत आवाज में जवाब दिया, जब मैं मरा और ट्रू पैदा हुआ। क्लाइंट शॉक में था, किसी को शक नहीं हुआ? एडम ने बताया कि ट्रू क्रिएटर को पता था, शायद एवरनाइट को थोड़ा डाउट था। उसने अपने आप को एक जीलेट के रूप में छुपा लिया। विजनरी किंग ऑफ एंजल्स के लिए यह मुश्किल नहीं था। मेडिसी के बारे में सोचकर क्लाइंट को उस पर तरस आ गया, और अपनी चेस्ट में गड़े वुडन स्टेक को देखकर उसे लगा कि उसे भी थोड़ी सिंपैथी मिलनी चाहिए। एडम ने कहा, यह एक नेसेसरी सैक्रिफाइस था, वरना तुम्हें क्या लगता है वो इतने सालों तक ईविल स्पिरिट बनकर कैसे जिंदा रहा? क्लाइंट ने पूछा, क्या मैं यहीं वेट करता रहूं? एडम ने बिना इमोशन के कहा, तुम चाहो तो निकल सकते हो, लेकिन बाहर ज़ारातुल होगा। इस हालत में तुम सिर्फ उसका मैरोनेट बनोगे। क्लाइंट चुप हो गया और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट का बाकी हिस्सा पढ़ने लगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फॉग सी में डॉन शिप शांत पानी पर चल रही होती है। अचानक बर्नाडेट उठ जाती है, एक गोल्डन आइटम उठाती है, सील्ड आर्टिफैक्ट 005, द मैजिक विशिंग लैम्प, और झुककर चैंट करती है, द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु व्हील्स गुड लक। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। क्लाइन एक गॉड के सामने कैद है, आदम का असली सच सामने आ चुका है और अमोन का गॉड बनना बस एक कदम दूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या क्लाइंट सिर्फ इंतजार करेगा या फिर हिस्ट्री को दोबारा धोखा देगा? अगर आपको लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का ये माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो प्रेज द फूल। नेक्स्ट एपिसोड में गेम पूरी तरह बदलने वाला है।